हाय दोस्तों, किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो हमारा आज है भाग 1 यानी बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ यानी शिक्षण के बाल विकास के बारे में पढ़ेंगे यानी पेडागोजी के बारे में। तो आप सभी को इसके हमारे शॉर्ट वीडियो आ रही हैं और लॉन्ग देखना है तो वो भी प्लेलिस्ट पहले बन चुकी है, तो आप सभी जाकर चेकआउट कीजिए। और नंबर वाइज क्लासेस है यहाँ पर 2011 से 2024 तक के संपूर्ण PPIQ करवाए जा रहे हैं यानी संपूर्ण प्रीवियस ईयर के पेपर। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाता है, जहाँ से स्टार्ट होती है क्लास और जहाँ लास्ट होता है वहीं से स्टार्ट भी हो जाती है। तो यहाँ पर सभी पेपर लगवाए जा रहे हैं, NCERT थ्योरी भी करवा दी है। तो इस चैनल को आप जो भी नए आए हुए हैं इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि एक लाइक सब्सक्राइब से कुछ नहीं जाएगा। बेल आइकन को प्रेस इसलिए कर दीजिएगा क्योंकि आपके पास पहले नंबर नोटिफिकेशन मिल जाएगा क्लास आते ही, तो आप तुरंत अटेंड कर पाओगे क्लास। और डेली अटेंड कीजिए, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 15 दिन बचे हैं पूरे दिसंबर में हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो आप सभी जाकर जितने भी ये पेपर्स लगा डालिए, क्योंकि उनसे आपको बहुत आकलन होगा, आपको बहुत ज़्यादा आपको नंबर में वृद्धि मिल जाएगी और आपको करने का तरीका और सब कुछ आ जाएगा। अगर आपने NCERT के साथ साथ थ्योरी करना भी तो बहुत इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। तो चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं टाइम ना गवाते हुए। तो यदि बालक की, और इसकी पिछली क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो चेकआउट कर लीजिएगा। तो यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष हो और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी। यदि बालक की जो वास्तविक आयु है वो 13 हो और मानसिक आयु हो वो 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो 112 या 107 या 110 या 100 तो कितनी होगी, उसकी होगी 107.69। तो हमारा यानी 69 यानी 107.69। तो हमारा दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। इतनी ही बुद्धि लब्धि होगी उसके क्वेश्चन के अनुसार, है ना। फिर है सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और आप सभी को इसकी थ्योरी जरूर करनी है। थ्योरी करोगे तो आप आंसर आराम से जल्दी लगाते जाओगे। तो साथ में थ्योरी भी करते जाइएगा और पेपर भी लगाते जाइएगा। तो सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था स्किनर ने, पावलर ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलबर्ग ने। किसने किया था, तो ये किया था पावलर ने। पावलर ने सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था, यानी दूसरा ही हमारा राइट आंसर है। फिर है बाल अपराध का कारण है। बाल अपराध का कारण है माता पिता में अनबन रहना या परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार या परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना या समृद्धि परिवार। तो बाल अपराध का कारण होगा माता पिता में अनबन रहना, माता पिता में अनबन रहना या। तो इसका राइट आंसर देखो माना जाए तो बुक के अनुसार फर्स्ट ही है, बाल अपराध का कारण बनेगा माता पिता में अनबन रहना। तो इसका राइट आंसर पहला ही है बुक के अनुसार। और अगर आपको लग रहा है कि पहला नहीं है कोई और है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लेकिन जो बुक में दिया गया है उसके अनुसार हमारा फर्स्ट ही है, फर्स्ट ही है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लगे नहीं है तो कमेंट करके बताइएगा। तो बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया। जो बाल अधिकार, जो शिक्षा अधिकार है, बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया था। तो अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना या घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना या एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना या 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था, या 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसके अनुसार किस पर ध्यान नहीं दिया गया था, वो है 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था पर। 14 वर्ष के बाद पश्चात शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया था। फिर है निम्न में से कौन सा चरण शोध का क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। तो हम देखते हैं कौन सा चरण क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। तो उपकल्पनाओं का निर्माण या प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन या सामान्यीकरण या साहित्य का पुनरीक्षण। तो कौन सा चरण शोध का क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है, तो वो है दूसरा, यानी प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन, यानी दूसरा राइट आंसर है। फिर आगे बढ़ के देखते हैं। तो NCF 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है।
एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य क्या होगा? तार्किक चिंतन में भी वृद्धि या वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास या सांस्कृतिक विरासत की सराहना या ऐतिहासिक जगहों का परिभ्रमण। तो हमारा 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य होगा सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना। क्या? सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना, यह उद्देश्य राइट माना जाएगा। तो हमारा तीसरा ही राइट आंसर हो जाएगा, है ना। फिर आगे देखते हैं। तो आगे है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। किससे है? विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से, अतः संबंध के सिद्धांत से, अन्योन्य क्रिया के सिद्धांत से, एकीकरण के सिद्धांत से। तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से। किससे? निरंतरता के सिद्धांत से, यानी फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर माना जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? निम्न में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? तो तार्किक चिंतन, व्यावसायिक रुचियाँ, स्मृति, अनुभवों से सीखना। तो कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? तो वो माना जाएगा दूसरा कि व्यावसायिक रुचियाँ। क्या? व्यावसायिक रुचियाँ बुद्धि का घटक नहीं है निम्न में से। फिर निम्न में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? निम्न में से कौन सी बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? तो सोचना, लिखना, गेंद फेंकना या खेलना। तो बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? तो वो है सोचना। सोचना मनोगत्यात्मक नहीं है। फिर है व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 PF प्रश्नावली किसने दी? व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 PF प्रश्नावली किसने दी? तो गोल्डन आलपोर्ट ने या सेल्डन ने या RV केटल ने या स्प्रेंजर ने। तो जो 16 PF प्रश्नावली दी है वो दी है RV केटल ने। किसने? RV केटल ने, यानी तीसरा ही हमारा राइट आंसर है। फिर है निम्न में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? निम्न में से कौन सी विशेषता है जो प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? तो यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है, वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, हिलाना आदि, वह बहुत ही तुनक मिजाजी होता है। तो प्रतिभावान शिक्षार्थी की जो विशेषता है तो वो मानी जाएगी तीसरी, यानी वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, हिलाना आदि, है ना। तो हमारा हिलना आदि, तो हमारा तीसरा ही राइट आंसर माना जाएगा। फिर है आगे, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सम्मिलित करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सम्मिलित करना क्या होगा? एक वास्तविक लक्ष्य है या विद्यालयों पर भार बढ़ा देना है या शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा करना या जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सम्मिलित करना कहलाएगा कि शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन का अपेक्षा रखता है, यानी तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। फिर है समस्या समाधान नहीं है। समस्या समाधान नहीं है लक्ष्योन्मुखी से, या ये कौशल है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है, या समाज और कर्मिक चरणों के प्रयोग पर आधारित है, या संगीत संबंधी योग्यता के बारे में। तो समस्या समाधान नहीं है, वो है संगीत संबंधी योग्यता के बारे में समस्या समाधान नहीं है, यानी फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। तो आगे है हमारा प्रशासनिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की क्या है? आत्मनिष्ठ विधि या वस्तुनिष्ठ विधि या प्रक्षेपीय विधि या प्रयोगात्मक विधि। तो प्रशासनिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की कौन सी विधि मानी जाएगी? तो प्रक्षेपीय विधि। कौन सी? प्रक्षेपीय विधि मानी जाएगी। तो तीसरा ही हमारा राइट आंसर है। फिर है कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? निम्न में से कौन है जो सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? सांवेगिक चिंतन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, अहमवादी चिंतन।
तो इसका आंसर जानने से पहले आप सभी इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस, सभी को शेयर, और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी। तो आप सभी को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि सबका भला हो तो आपका भी हो, सबका भी हो। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो हमें ही फ़ायदा मिलता है, ना कि उसे। और पढ़ने की रही बात, पढ़ने की तो वो अपने अपने ऊपर निर्भर होता है। सभी नहीं ऐसे हैं कि पढ़ने ही बैठ जाते हैं, बहुत मुश्किल से बैठते हैं, और जो बैठ गया तो उसके समझो पेपर निकाल लिया, और जो नहीं बैठा तो बस कुछ नहीं होगा। तो आप सभी पेपर लगाइए संपूर्ण, और एक लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है और आपको भी बहुत अच्छी और हेल्पफुल वीडियो मिल जाती है। तो चलो, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? अपसारी चिंतन। क्या हो जाएगा? अपसारी चिंतन, यानी तीसरा ही राइट आंसर है। तो चलो, यहाँ पर हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं। थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।